अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। दो सूबों में इंतखाबात से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट दो बराबर हिस्सों में तकसीम होती दिखाई दे रही है। सूबों में आम इंतखाबात पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करने वाला 9 रुकनी बेंच इख्तलाफात और एतराज़ात के बाद टूट गया है। 4 जज साहिबान ने केस सुनने से ही माजरत कर ली और 4 जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट लिखकर मुकदमे पर ही सवाल खड़े कर दिए। इन इख्तलाफी नोट्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कॉन्डक्ट पर भी एतराज़ात लगा दिए गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी की समाअत का 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किसकी आईनी जिम्मेदारी है, इस नुक्ते पर अज़ खुद नोटिस लिया गया। तहरीरी हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि चारों जज साहिबान के इख्तलाफी नोट लिखने पर तय किया गया कि बेंच की तश्कील का मामला आज सिरे 9 चीफ जस्टिस को भिजवाया जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में तहरीरी हुक्मनामे के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर सवाल उठाते हुए लिखा कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर पढ़ लिया है। मैंने जब अदालत में आईनी नुकात उठाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें शामिल करने पर इत्तफाक किया। मेरे सवाल पर बेंच के किसी रुकन ने भी एतराज नहीं किया। खुली अदालत में मेरे सवालात को शामिल करके हुक्मनामा लिखवाया गया, मगर चीफ जस्टिस का ओपन कोर्ट में दिया गया ऑर्डर तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि जहां आइन की तशरीह इस अदालत का इख्तियार है, वहां आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी अदालत का काम है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि चीफ जस्टिस ने मुझसे इस मामले पर सवालात मांगे, मैंने सवालात दिए कि क्या सूबाई असेंबली तोड़ने की एडवाइस देना वज़ीर आला का हतमी इख्तियार है, क्या इसकी आइनी वजूहात को देखना ज़रूरी नहीं, क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय पर असेंबली तोड़ सकता है या किसी की राय पर, क्या किसी बुनियाद पर वज़ीर आला की एडवाइस को आइनी तौर पर मुस्तरद किया जा सकता है और असेंबली बहाल की जा सकती है, और क्या सूबाई असेंबलियाँ जमहूरियत के आइनी असूलों को रोंद कर तोड़ी जा सकती हैं। नाज़रीन, जस्टिस अतर मिनल्ला ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि हमारे सामने आने वाला मामला पहले ही सूबाई आइनी अदालत के सामने मौजूद है। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट आना भी कबल अज़ वक्त है। किसी और मामले को देखने से पहले असेंबलियाँ तोड़ने की आइनी और कानूनी हैसियत देखना ज़रूरी है। सूबाई असेंबलियाँ तोड़ने की आइनी और कानूनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अज़ खुद नोटिस के इख्तियार पर भी सवाल उठाते हुए लिखा कि इस इख्तियार की भी आइनी तशरीह ज़रूरी हो गई है। सुओ मोटो का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात का मुतकाजी है और यह भी अहम है कि आइनी खिलाफ वर्जियों और आइनी तशरीह के अहम तरीन मामलात को फुल कोर्ट सुने। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने इख्तलाफी नोट में गुलाम डोगर केस से मुतल्लिक ऑडियो को संजीदा मामला करार देते हुए लिखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी इलेक्शन से मुतल्लिक पहले ही अपना जहन बाज़े कर चुके हैं। दोनों जजेस का मौक़िफ़ है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। दोनों जजेस ने राय देते वक्त आर्टिकल 10A पर गौर ही नहीं किया। इन हालात में चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लेने का कोई जवाज़ नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के एक और मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस याया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि इलेक्शन से मुतल्लिक दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क ज़ेरे समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होंगे। जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में चीफ जस्टिस की जानिब से अज़ खुद नोटिस के इस्तेमाल को भी बिला जवाज़ करार दिया। और इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में सीनियर जजेस की बेंच में अदम शमूलियत पर और बेंच में शामिल एक जज की ऑडियो को बुनियाद बनाकर एतराज़ उठाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑडियो लीक का जिक्र करते हुए लिखा कि जज से मुतल्लिक इल्जामात का किसी फोरम पर जवाब नहीं दिया गया। बार काउंसिल्स ने जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर किया। एक जज की ऑडियो से मुतल्लिक अदालत के अंदर और बाहर आवाज उठी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब दिया और ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। जजेस पर लगाए गए ऐसे संगीन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। ऐसा जज जिस पर इल्ज़ाम है उसे बेंच में शामिल करना नामुनासिब है और ये मामला उस वक्त ज़्यादा संगीन हो जाता है कि जब दीगर सीनियर जजेस को भी बेंच में शामिल ना किया जाए। मोज़िज़ जजेस के इन इख्तलाफी नोट्स और एतराज़ात के बाद सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच तहलील हो गया और 4 जजेस इस केस से अलहदा हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बकिया 5 जजेस को समाअत जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर वकील मोइज़ जाफरी मौजूद हैं। मोइज़, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि बेंच का टूटना आपके नज़दीक मुस्बत है या परेशान कुन? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत अनबिलीवेबल है जिस तरह इवेंट्स जो हैं निकली हैं सामने। पहले तो ये 9 मेंबर बेंच बनी थी, इसको खुशाइंद करार दिया था कि ठीक है जी, पूरी तौर पे दुरुस्तगी नहीं आई है।
जो माजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रिवायत रही है, खासतौर पर बंदयाल साहब के अंडर, कि जहां पर 5 या 3 मेंबर, वही 5 या 3 जज मेंबरान जो हैं वो बेंचेस को चलाते हैं, और ख़ासतौर पे जो सियासत या सियासत से रिलेटेड मामला आते हैं उनको एक मखसूस तरह से एक बेंच बनाई जाती है जो देखती है। कई ऐसे जजेस हैं जिन्होंने दर्जनों बार सियासी मामला के ऊपर एजुडिकेशन की है, पर जबकि कई ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 बार से ज़्यादा नहीं की या एक दफ़ा भी नहीं देखा कोर्ट के अंदर। तो ये जब फुल कोर्ट बना था तो खुशाइंद बात थी कि कम से कम कोशिश है कि एक प्लूरैलिटी का ओपिनियन लिया जाए, लेकिन उसी वक्त फिर तनकीद भी शुरू हो गई कि जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, इनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। उसके बाद फिर ये जो दरारें इस कोर्ट के अंदर काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस के ज़माने से पड़ी हैं और जिनको एड्रेस नहीं किया है, बल्कि जिनके अंदर मजीद रास्ते मैं ये कहने वाली थी मुइज़ के डिवाइड तो जस्टिस काजी फायज ईसा के वक्त से बड़ा खुल के सामने आ गया था, लेकिन अगर ये आज पूछा जाए कि क्या चीफ जस्टिस अपनी अदालत को इकट्ठा रख पाए हैं, ये सवाल बनता है आपके नज़दीक? जी देखें, मास्टर ऑफ द रोस्टर रिवायती तौर पे हमारे यहाँ समझा ऐसा गया है कि जैसे चीफ जस्टिस साहब की मुकम्मल सवाबदीद है और बेंचेस बनाना, और इस चीज़ के ऊपर जो है बाकी जज साहिबान ने भी राय दी है। और आप देखेंगे कि रिवायती तौर पे चीफ जस्टिस को जब भी कहा गया है कि लॉ रिफॉर्म का एक बुनियादी जो जुज़्व है वो ये है कि आप ये बेंच फॉर्मिंग और फिक्सेशन के लिए या तो सीनियर जज साहिबान की कमेटी बना दें या फिर इसको एल्गोरिथमिकली जैसे भारत में छोड़ दें कि वो तमाम आईनी मामलात जो हैं वो टॉप के 5 जजेस सुनते हैं, सीनियर मोस्ट। जी, तो गैर आईनी आइन के अहम मामलात के अलावा भी तमाम केसेस जो हैं उनको बजाय इसके कि एक चीफ जस्टिस की पिक एंड चूज हो, उसको किसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जिस तरह कोर्ट हर एक को बावर करता है, ब्यूरोक्रेसी को, अफसरशाही को, एग्जीक्यूटिव को, सबको बावर करता है कि आप अपना काम जो करें वो आप अपनी मनपसंदी से नहीं कर सकते, आर्बिट्रेरली नहीं कर सकते, बल्कि एक स्ट्रक्चर और एक डिस्क्रेशन का इस्तेमाल जो है उसको किसी कवायद और जवाबित के तहत होना चाहिए। तो बस इतनी सी इल्तिजा है कि यही कवायद और जवाबित अपने लिए भी लागू कर दें। ठीक है, मुझे बताएं मुइज़ के तमाम तर इख्तलाफी नोट जो आपने आज देखे हैं, उनमें से सबसे अहम और रेलेवेंट सवाल आपको क्या लगे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से मंसूर अली शाह साहब ने जो ये बात उठाई है कि यहाँ पर सवाल उठता है कि मज़ाहिर नकवी साहब इस बेंच का हिस्सा क्यों हैं, जबकि उनके खिलाफ ये सारे इल्ज़ामात उठ रहे हैं और अब रेफरेंस का भी हवाला दिया जा रहा है, तमाम बार्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, तो इनको हिस्सा क्यों बनाया, ये इनअप्रोप्रिएट है। और ख़ास तौर पे जब इनअप्रोप्रिएट है और ख़ास तौर पे जब इन्फॉर्म होता है ये डिसीजन, जब ये देखा जाता है कि बाकी जो इनसे सीनियर ज़्यादा जजेस हैं उनको हिस्सा नहीं बनाया, मेरे ख्याल से ये सबसे अहम बात है और सबसे नरम तरीके से जो बयान की है वो उन्होंने की है। दूसरी बात जो मुझे अहम लगी और जिसका मुझे इस वक्त तक जवाब नहीं मिला है वो ये है कि अतर मिनल्ला साहब ने इतनी सारी बातें करने के बावजूद अपने आप को बेंच से हटाया नहीं था। वो बहुत आसानी से हटा सकते थे, जिस तरह तारिक अफरीदी साहब ने अपना हवाला कर दिया चीफ जस्टिस साहब को अपना जहन दिखा के, तो उनका हटना तो मेरे ख्याल में मुतनाज़ नहीं था। जिस तरह मज़ाहिर साहब का हटना मेरे ख्याल से ठीक है। सर मुझे मगर एक बड़ा बात ताज्जुब हुआ कि सर ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का हटना मैं समझ से कासिर हूँ सर, क्योंकि फरीक मुकदमा अगर अदालत में एतराज़ करें समझ आती है, मवाद फराहम करें समझ आती है, लेकिन किसी एक फरीक के एतराज़ पर अगर बेंच टूटना शुरू हो गया इस मुल्क में तो कल कौन सा बेंच कायम रह सकेगा इस मुल्क में? ये तो काफ़ी नहीं है कि आप फ़कत बायस और एलिगेशंस के ऊपर जज साहिबान को उनकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दें। तो मेरा जनरलाइज स्टेटमेंट्स है ना जो हम देख रहे हैं और उसके ऊपर वो फिर आप देख रहे हैं कि उस पर एक्चुअली अमल दरामद हो रहा है, तो बड़ा सीरियस मैटर है बायस का, यानी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोजेंट। जी देखें, अगर सिर्फ पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी के सियासी हरबों की वजह से वो हटे होते तो बिल्कुल लम्हा फिक्रिया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बेंच बनी आखिरकार, हालांकि पीएमएलएन और पीडीएम ने अपने प्लेटफॉर्म से ये बात पहले से वाजे कर दी थी बेंच बनने से पहले से कि हम फला जज और फला जज को मंजूर नहीं करते, तो लेकिन फिर भी बेंच बनी और जस्टिस एजाज उसका हिस्सा थे। लिहाजा उसके बाद जो चीज चेंज हुई वो ये हुई कि बेंच के अंदर से जो आरा सामने आई और कानूनी नुकात के बेसिस पर सामने आई। देखिए, यहाँ पे एक चीज स्किप हो रही है और आपने अपनी समरी भी जो बहुत उम्दा शुरू में दी उसके अंदर एक चीज आपने मेरे ख्याल से फोकस नहीं किया, वो ये है कि ये मामला आया कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो में। वो इस तरह आया कि एक पुलिस वाले की रिमूवल, वो डोगर की रिमूवल के हवाले से एक केस सुना जा रहा था जिसमें ईसीपी का दूर दूर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, इलेक्शंस का कोई मामला नहीं था, और अदालत ने अपनी तरफ से मनपसंदी करते हुए इलेक्शन कमिश्नर को अपने पास हाजिर होने को कहा
और फिर उनको अहकामात वाज़े तौर पे जारी करने की कोशिश की, हालांकि फिर लिखे हुए ऑर्डर में वो अहकामात नहीं है, लेकिन उन इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के हवाले से चीफ जस्टिस साहब को एक खत लिख दिया और रिकमेंडेशंस उसके अंदर दर्ज कर दी कि हम रिकमेंड करते हैं कि ये एक इशू ऑफ इम्पोर्टेंस है। अच्छा, और है इशू ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस। लेकिन आपने ये जो ईगरनेस दिखाई, इसमें मंसूर अली शाह साहब ने तनकीद की, तारिक अफरीदी साहब ने तनकीद की, अतर बिन अल्लाह साहब ने तनकीद की। ठीक है। तो जब इस तरह हो जाए और आप रिक्यूज करें तो ये नहीं कहा जाएगा कि पीएमएल नून से आप सुनिए। और एक क्विक पॉइंट सर, बिकॉज देखें ना, हम देख रहे हैं कि ये डिवाइड जो है ये और नुमाया होता चला जा रहा है, और बदकिस्मती इस मुल्क की है कि एक ऐसे वक्त में जब हमें शदीद जरूरत है क्लैरिटी और यूनिटी की। 2021 में जब गुलजार साहब चीफ जस्टिस थे, जस्टिस फाइज ईसा को उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे बेंच का हिस्सा ना बने कि इमरान खान साहब का जिधर केस सुना जा रहा हो। खुद जजेस ने अपने कॉलीग्स के खिलाफ ऑर्डर पास तब किया। तो क्या ये डिवाइड जो है इसकी बुनियाद तभी रख दी गई थी? जी, इसकी बुनियाद गुलजार साहब ने उस बुनियाद को मजीद गहरा करने की के अंदर मदद की थी, लेकिन ये बुनियाद तो खोसा साहब के ज़माने और साकिब निसार साहब के ज़माने में रखी गई थी, जब एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट का हिस्सा जो है वो उस वक्त की अदलिया थी और व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशंस की जाती थी और JITs किस तरह बनानी जाए, उनके मॉनिटरिंग जज किस तरह होगा। ये तो उस वक्त की डाली हुई जो लेटेस्ट शक्ल है वो उस वक्त की है, जिसको पाला खोसा है आसिफ खोसा साहब के ज़माने में बजरिया काजी साहब के खिलाफ जो भी उनकी राय थी, जिसकी वजह से ये रेफरेंस बन पाई। और फिर गुलजार साहब ने इग्नोर करते हुए अपनी रवायती तौर पे एक कराची के अंदर मिडिल क्लास लोगों के टावर के पीछे, क्योंकि वो पड़े हुए थे और उनको और कुछ समझ नहीं आता था, तो उन्होंने जो ये सब कुछ होने दिया, ये फिर गुलजार साहब भी उसके जिम्मेदार हैं और आज के चीफ जस्टिस साहब भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने खलीज पुर नहीं की। और इसलिए भी जिम्मेदार है मेरी नाकिस राय में बसद एहतराम कि जो उन्होंने मेयार काजी फाइज ईसा साहब पे लगाने की कोशिश की थी कि बहुत सारे कुरान की आयात का हवाला देते हुए और अहादीस का हवाला देते हुए उन्होंने समझाया था कि अगर दामन पे एक आंच भी आ जाए तो उसका भी साफ करना जज जो है, अगर फर्ज ना भी हो तो इखलाकी तौर पे उसका बनता है। और इसलिए हम शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी मोइज़ जाफरी की। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आइनी और कानूनी मामला रहा नहीं है, मामला सियासी भी हो चुका है। मरियम नवाज साहिबा ने एक पूरा खाका पेश कर दिया है, किस तरह और कब इलेक्शंस होंगे, बात करेंगे काशिफ अब्बासी और मोहम्मद मालिक से। स्टे विद अस। अट्ठाईस नवंबर 1997 मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फुल बेंच उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की सरबराही में अदालत के कमरा नंबर 1 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की मुकदमों की समाअत कर रहा था। अदालत में मौजूद वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कमरा अदालत से बाहर जाने की इजाजत चाही। जब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को अदालत से जाने की इजाजत दी तो चंद लम्हों बाद सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों से शोर बुलंद होना शुरू हो गया। सेनेटर सैफुर रहमान की क़यादत में एक मुश्तिल हजूम अदालत में दाखिल हो गया और सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जजों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। जल्द ही यह आवाजें कोर्ट नंबर 1 के करीब तर आ गई। ये सियासत की तारीख में अदालत पर पहला हमला था। इसके बाद नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट की इमारत में 2 मुतवाज़ी अदालतें लगीं और अदालत के बाहर फखरुद्दीन जी इब्राहिम और साबिक वजीर कानून मरहूम सैयद इकबाल हैदर को अश्कबार देखा गया। आज एक बार फिर सियासत बदतरीन दौर के इसी मोड़ पर खड़ी है कि जिसपे अहले जमूर के हाथों पहले आइन हवा में उछाला गया और अब इदारों की इज्जत का जनाजा धूम से निकाला जा रहा है। मुहिबुल वतनी के सर्टिफिकेट्स बंटने के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स देने की रस्म इस तौर से चलाई जा रही है कि जजेस का कोई भी फैसला उन पर डाले जाने वाले दबाव के तनाजुर से हटकर शायद नहीं देखा जा सकता। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अज खुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी बेंच की तश्कील का हुक्म देते हैं। केस की समाअत करने वाला 9 रुकनी बेंच 48 घंटों में टूट जाता है क्योंकि बेंच के 4 फाजिल जजेस इख्तलाफ करते हुए बेंच की तश्कील 9 का मुतालबा करते हैं। यहाँ ये सवाल अपनी जगह अहम ज़रूर है कि कौमी मसले पर बनने वाले इस लार्जर बेंच में सीनियर प्यूनी जज को क्यों बाहर रखा गया, मगर क्या इस दबाव को कुल्ली तौर पर रद्द किया जा सकता है कि जो आला अदलिया के किरदार कशी करके उन पर डाला जा रहा है। आज मरियम नवाज शरीफ साहिवाल में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से मुखातिब थी। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की 9 मुंतखब नायब सदर ने अपनी तकरीर में आइन, कानून और हाजिर सर्विस जजों की तकरीम को बिलाए ताक रखा और डंके की चोट पर रखा और सियासी मुस्तकबिल के फैसले सादिर किए। इलेक्शन कब मुमकिन है, हाजिर सर्विस जजों का किरदार क्या है
और इन जजेस का इंजाम क्या होना चाहिए। मरियम नवाज की तकरीर के ये 3 अहम तरीन पहलू सियासत की सालिम हैयत का अहाता कर रहे हैं। मरियम नवाज का कहना है कि माफिया गॉडफादर के इल्जामात वापस होंगे, नवाज शरीफ से नाइंसाफियों का अजाला होगा, गलत सजाएं खत्म होंगी और इमरान खान को कटहरे में खड़ा किया जाएगा और 200 पेशियां भुगतनी पड़ेंगी तो फिर ही जाके इलेक्शन होगा। इलेक्शन होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। आपने जो सिसिलियन माफिया कहा, गॉडफादर कहा, जो इल्काबाद से नवाज शरीफ को नवाजा, तो पहले वो इल्काबाद वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पहले घड़ी चोर को कटहरे में खड़ा करो, जिसकी बीवी उसने एक फाइल पर दस्तखत के बदले 5-5 कैरेट का हीरा रिश्वत में लिया, पहले इनको कटहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ के लिए तो 200 पेशियां 6 दिन हफ्ते में अदालत लगा करती थी, पहले इसकी भी 200 पेशियां पूरी होंगी, फिर इलेक्शन होगा। पहले अदल होगा, फिर इलेक्शन होगा। जिन्होंने तुम्हें कंधे पर बिठाया हुआ था ना, वो एस्टैब्लिशमेंट घर को जा चुकी। जिन जजेस के कंधे पे तुम अब चढ़ के आने की तैयारी करोगे ना, वो कंधे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। तुम बेफैज हो चुके और इंशाल्लाह बेफैज ही रहोगे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक और काशिफ अब्बासी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक साहब, फरमाइएगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज इंतखाबात से कबल एक भरपूर शरायतनामा पेश कर दिया है कि इमरान खान 200 पेशियां भुगतेंगे तो इलेक्शन होंगे, इमरान खान पाबंदे सलासल होंगे तो इलेक्शन होंगे, अगर नवाज शरीफ साहब बेगुनाह साबित होंगे, सजाएं खत्म होंगी तो इलेक्शन होंगे। क्या ये खुलकर अब सामने नहीं आ गई बात कि इलेक्शन तो होने नहीं है और जब तक ये सब कुछ अचीव नहीं होगा तो आइन कानून सब इररेलेवेंट है? नहीं, ये तो एब्सोल्युटली क्लियर है। देखें, उन्होंने तो अपनी इंटेंशन साफ शो कर दी और वो तो चाहते हैं कि एक ओपन कॉन्फ्रंटेशन भी हो जुडिशरी के साथ। जब कुछ दिन पहले मरियम बीबी ने 2 सिटिंग जजेस का नाम लेके ये कह दिया कि कॉम्प्रोमाइज़ हैं, करप्ट हैं, बाकी बेंचेस पे तो सारे, फिर उसमें जुडिशरी पे बिलावल भी जम्प्ड इन ऑल्सो, ख्वाजा आसिफ साहब जम्प्ड इन ऑल्सो। तो एक तो क्लियर कंसर्टेड एफर्ट है कि पूरा प्रेशर डाल दिया जाए। एंड आई थिंक थिंग्स बड़े ख़तरनाक टर्न लेती जा रही हैं। जो आज बेंच भी रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया और उसमें से जस्टिस जाहिया आफरीदी ने चले फिर भी ओपनिंग दी थी कि जज साहब चीफ जस्टिस फैसला कर लें, आई डोंट सी एनी यूटिलिटी, तो वो तो ठीक है, उन्होंने अतरमिनला भी हट गए उसके अंदर से। सो आई थिंक वो भी एक बड़े बिग सिग्नल्स आ रहे हैं। आइडियल तो ये था कि वहाँ भी कोर्ट किसी ऐसे मूव में नहीं फंसना चाहिए कोर्ट को। मेरा ख्याल था कि अगर 9 मेंबर बेंच टूट रहा है तो शायद चीफ जस्टिस साहब एक फुल बेंच बना दें ताकि मुंह बंद हो जाए, ज़ुबानें बंद हो जाएं। क्योंकि देखिए 3 जजेस, मंसूर अली शाह साहब तो भी हैं बेंच के अंदर, लेकिन उनकी जो नोट है वो शुरू यहीं से होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच गलत है, सीनियर जजेस होने चाहिए, और उनका नोट एंड इस चीज़ पे करता है कि हमें तासुर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी का देना चाहिए, किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। अता मिनिल्ला साहब हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस, या आफरीदी ने भी इसके ऊपर सारी बातें की हैं। सो मुझे लग रहा है कि खुदा न खास्ता हम एक बहुत सीरियस क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। और जो उनकी आज की स्टेटमेंट्स थी कि जी 100 वो इतनी पेशियाँ भुगतेंगे, वो तराजू बराबर होगा, सब कुछ होगा, वो एक क्लियर मैसेज है टू द जुडिशरी एंड टू एवरीबडी एल्स कि आपने जो भी किया हमने मानना नहीं है। मेरे प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले आए हुए थे इरफान कादिर साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने, उनके नज़दीक बाउंड नहीं होगी गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फ़ैसला देती है। एंड अगर ऐसी बात होगी तो आप सोचें, अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला फॉर वट एवर रीजन्स इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट नहीं मानता, तो हम तो एक बहुत बड़े नहीं। तो मालिक साहब, ये इस तरह की बेलगाम कॉन्फिडेंस और इस तरह का बला का एतमाद और नहीं मानेंगे और देख लेंगे और ये वो कांदे नहीं रहेंगे, एतमाद नहीं है, ये एतमाद नहीं है। नहीं, या तो एतमाद है नहीं, या तो सर जबरदस्त किस्म की बैकिंग और आशीर्वाद है और गो अहेड है इन सब चीजों के लिए। व्हिच वुड यू चूज? नहीं, मेरा ख्याल है डेस्परेशन है। वो ये चाहेंगे
बिकॉज देखें जो इस वक्त इलेक्टोरल फजा बनी हुई है वो तो स्ट्रीट के ऊपर तो जो पॉपुलैरिटी है दैट इज़ गोइंग द अदर वे, और नेचुरल चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ द डे है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आने वाले दिन और सख्त होंगे, तो लोग तो जाहिर है जो भी बैठा होता है उसी को ब्लेम करेंगे। आई थिंक वो ये चाहेंगे कि अगर निज़ाम गिरता है तो भले गिर जाए, लेकिन इलेक्शंस एट एनी कॉस्ट मेरा ख्याल है वो इस पर सब कुछ लगा देंगे, और अगर इट मीन्स कि सिस्टम का डिरोल होने का भी खतरा है तो हो जाए। काशिफ, आज जो मरियम ने ये इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर होंगे और चेकलिस्ट अपनी पूरी पेश की अवाम के सामने, बाकायदा शरायतनामा रखा है कि ये सब कुछ होगा तो इलेक्शन होंगे, आपने किस तरह देखा इसको? देखिए, इफ ओनली विशेस वर हॉर्सेस, मैं तो कहा आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि मेड देयर इंटेंशंस क्लियर। जी काशिफ, अगर किसी की ख्वाहिशात पर ये मुल्क चलना है, किसी की ख्वाहिश ये है कि पहले ये कर दें, पहले मुझे इंडियन फिल्म का वो डायलॉग अमिताभ बच्चन का याद आ गया, पहले उसका साइन लेकर आओ, फिर उसका साइन लेकर आओ, फिर मैं साइन करूंगा फाइल को। मुझे देखें, किसी सियासी जमात, किसी सियासी लीडर की ख्वाहिश पर ये मुल्क नहीं चलना, ये मुल्क चलना है आइन और कानून पर, और आइन बड़ा वाजे ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। कल अगर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच, अगर मैं मालिक साहब की बात मान लूँ, इरफान कादर साहब वाली, और 5 रुकनी बेंच ये कहता है कि इलेक्शंस कराएं जी अगले यानी 60 दिन के अंदर अंदर जितने भी दिन बाकी रह गए हैं, और हुकूमत कहती है हम नहीं कराते, तो इस मुल्क में अनार्की है, ये केओस है। क्योंकि कोई भी ड्राइविंग प्रिंसिपल होता है एक मुल्क को चलाने का, एक सेंट्रल रैलिंग पॉइंट होता है, वो आपका आइन है। यही वो जमातें थी पीडीएम की जो आइन और कानून की दुहाइयां देती थी पिछले 4 साल में कि हम आइन के ऊपर अगर किसी ने ये किया तो हम लात मार देंगे। वो बिलावल भुट्टो साहब, कभी मियां नवाज शरीफ साहब, कभी मरियम साहिबा। अब ये क्या चाहते हैं कि इनसे ये पूछा जाए कि सर आप क्या चाहे, वो कहें जी पहले इमरान खान को अंदर कर दें, हाँ जी इमरान खान को सजा दे दें, अंदर जेल में डाल दें, नवाज शरीफ साहब के सारे केस साफ कर दें, वो पाकिस्तान नहीं भी आते तो केस साफ करें, उनकी जितनी ख्वाहिशात हैं वो सारी पूरी कर दें, उनको उनकी तमाम तर विश लिस्ट मान के अगर इस मुल्क ने चलना है तो फिर तो इस आइन को ख़त्म करें। आइन में एक लाइन लिख दें कि जो मरियम नवाज शरीफ साहब चाहेंगी वो इस मुल्क में होगा, और पाकिस्तान उसी चीज़ के तहत चलेगा जो उनकी एक ख्वाहिश के उसमें आएगा, और फिर इसी तरह चला लें इस मुल्क को। देखिए, मुल्क इस तरह थोड़ी चलेगा कि कोई एक लीडर क्या चाहता है, मुल्क इस बुनियाद पे चलता है कि आइन और कानून क्या कहता है। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पसंद नहीं, बाय द वे यही जजेस थे, यही बेंच था जिसने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देकर दोबारा कहा था कि इलेक्शंस होने चाहिए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोटिंग कराएं और इसी उस पर कराएं। उस दिन जमहूरियत जीत गई थी, और आज अगर ये इस तरह की बातें करेंगे तो ये क्या, इनको ये क्यों भूल जाता है? मगर काशिफ, कतई कलामी माफ, मुझे बताइए कि लगाम डालने वाला कौन है आज? आपने आज देखा कि 2 नहीं 4 जजेस ने अपने आप को रिक्यूज किया, उनमें से 2 ने अपनी ख्वाहिशात पे किया, नहीं, रिक्यूज नहीं किया किसी ने, नो जी, रिक्यूज किसी ने नहीं किया। इवन याहिया अफरीदी साहब ने कहा था कि चीफ जस्टिस की मर्जी पे, आई लीव इट टू द चीफ जस्टिस। अतर मिनिल्ला ने रिक्यूज किया है, ना किसी और ने रिक्यूज किया, रिक्यूज किसी ने नहीं किया सर। ये मगर यानी नहीं, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने तीनों पिटिशंस को डिसमिस कर दिया है। जो पिटिशंस आई हैं उनके सामने, उन्होंने कहा मैं डिसमिस करता हूं, ये चीफ जस्टिस की मर्जी है। जाहिर है जिस तरह 2 जजेस पर ये एतराज था, जो याहिया अफरीदी ने, काशिफ याहिया अफरीदी साहब ने ओनली ही सेड कि आई लीव इट टू द चीफ जस्टिस, किसी और जज ने ये नहीं कहा, बल्कि आप आखिरी पैरा पढ़ रहे हैं ना नोट के अंदर वो उन्होंने एक तो कहा कि पहले गलत बयानी हुई है, उन्होंने कहा गलत बयानी हुई है, जो ओपन कोर्ट में तय हुआ था चीफ जस्टिस साहब ने रिटन ऑर्डर में वो चेंज किया है, विच इज ट्रू। कोर्ट के अंदर मसला एक और है, चीफ जस्टिस साहब ने उस दिन कहा था कि ये क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, लेकिन आप वो अतर मिनिल्ला साहब देखिए, जो मालिक साहब जो सवाल अतर साहब उठा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे जो सवाल अतर साहब उठा रहे हैं, डू यू रियलाइज पिछले कितने साल से वो जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कोई सियासी सवाल जब जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो कहते हैं ये मामला पार्लियामेंट खुद तय करे। आज एक सियासी सवाल का जवाब आप मांग रहे हैं कि क्या ये असेंबली एक फर्द वाहिद किसी से पूछ के कर सकता है? आपको पता है असेंबली तहलील करना एक सियासी फैसला है, वो पॉलिटिकल पार्टी और उसके लीडर की दैट इज अ डिफरेंट मैटर। ये वो बात है कि क्या ये टाइम है उस बहस का या नहीं है। काशिफ, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। हम बात कर रहे हैं कि उस दिन कोर्ट में तय क्या हुआ था,
और जिसको आर्बिट्रेरली चीफ जस्टिस साहब ने चेंज कर दिया। These are two different things. I agree with you. मुझे इजाजत दीजिए सर, सवाल आज कुछ और है। जिस तरह मालिक साहब या अफरीदी साहब ने जो लिखा, एक सेकंड देखें जी, मैं एक चीज एक और बात बता दूं। जिस तरह दो जजेस, क्योंकि उन्होंने अपना माइंड दे दिया जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने, जस्टिस नकवी साहब ने, इसी तरह जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो नोट है उसमें उन्होंने कहा मैं तीनों पिटीशंस डिसमिस करता हूं। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ने वो ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके कि मैं तीनों चीज, ये उनका इशू है भी नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अपना also disturb the judicial propriety that High Court deserves. Accordingly, I dismiss the 3 petitions. Sir, I have a bigger problem. I have a bigger question here, उनका इशू नहीं है, उनका हटना भी इशू नहीं है। उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है, उनका तो इशू भी नहीं है रिक्यूज होना। बात बाकी जजेस की है। मालिक साहब, जस्टिस अता मनीला की फॉर एग्जांपल, he did not recuse himself. मालिक साहब, इधर जिस तरह काशिफ ने कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आज जब चीफ जस्टिस ने ये फैसला कर भी लिया कि चले अब एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, 9 रुकनी बेंच टूट गया, उसके ऊपर फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का ना होना ये फकत प्रेशर और दबाव में आने के मुतरादिफ है। एक जगह भी आज जिक्र नहीं हुआ कि पिछले हफ्ते से जो एक ऑनस्लॉट जुडिशरी पे हो रही है, जिस तरह पब्लिक रैलियों के अंदर तस्वीरें दिखा के स्कैंडलाइज किया जा रहा है हाजिर सर्विस जजेस को, मरियम साहिबा के बाद बिलावल साहब, और आज मरियम साहिबा ने फिर कि आज भी जो कंधे हैं, आज भी जो वो मौजूद हैं, वो कंधे नहीं रहेंगे। यानी कि ये बात स्कैंडल से होते हुए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते हुए अब डायरेक्ट धमकियों पे आ गई है। लेकिन अपने फेलो जजेस की प्रोटेक्शन के लिए या उसके दिफा में ना कहना, इसको आप दबाव में आने के मुतरादिफ देख रहे हैं या भला ही हुआ? नहीं, बिल्कुल दबाव है। देखें, उसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। तो सब लूज सिचुएशन है ना मालिक साहब। फिर ये ख्वाहिशें हैं और ये इन ख्वाहिशों की तकमील भी होगी। रोकने वाला कौन है इस मुल्क में आज? के चीफ जस्टिस साहब वुड हैव बीन, चीफ जस्टिस साहब बेहतर होता, फुल बेंच बना देते, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डिवाइड हुई है तब भी मेजॉरिटी इनके पास ही है। आइडियल ये होता कि अगर फुल बेंच बना देते तो इनके पास कोई बात ना रहती करने वाली, बिकॉज फुल बेंच का डिसीजन कोई नहीं आगे पीछे कर सकता, उसमें कोई पिक एंड चूज नहीं है। याद आप भारत की मिसाल देख लें सर, आप आपने 9 रुकनी बेंच भी बनाना है, आप टॉप के 9 सीनियर मोस्ट जजेस बना लें। मैं आपसे इत्तफाक करती हूं इस बात पे सर। मेरा सियासी सवाल है कि आज रोकने वाला कौन है इस मुल्क में? फिर ख्वाहिशें हैं, हजारों ख्वाहिशें, और उनकी तकमील है, रोकेगा कौन सर? रोकेगा कोई नहीं, फिर थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी होगी। रोकेगा तो ये, जब देखें, हमेशा होता यह है कि ऑपोजिशंस निज़ाम को गिराने की कोशिश करती है, उनका बेनिफिट होता है। पहली बार ही हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर निज़ाम गिरता है तो गवर्नमेंट ऑफ द डे उसकी शायद सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है। इसलिए मुझे ख़तरा नज़र आता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ द डे को सूट ना कर रहा हो निज़ाम का कंटिन्यू चलना, फिर कैसे बचेगा? मुझे इसलिए खौफ आता है। काशिफ, ये आपको लग रहा है कि तीसरा फरीक ही विन विन सिचुएशन में, इस पूरी सिचुएशन में कोई एक ऐसा इदारा इस मुल्क में आज नहीं दिख रहा जिसमें हमें यूनिटी दिख रही हो, क्लैरिटी दिख रही हो, कोई जिस एक स्पायरलिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में हम जा रहे हैं उसको रोकने की सकत हो और उसको चैलेंज ना किया जा रहा हो? देखिए, मैं एक तो जिसको आप कह रहे हैं ना कि यूनिटी नहीं दिख रही, व्हाट हैपेंड टुडे इन द सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक दीज आर ग्रेट साइंस। मैं जब से इस प्रोफेशन में आया, मुझे याद है शुरू में जो बेंचेस होते थे सारे यूनानिमस वर्डिक्ट्स आया करते थे, सब अग्री कर रहे थे हर फैसले के साथ। कितनी अच्छी चीज़ है कि जजेस अपना व्यू दे रहे हैं, बेंचेस से अपने आप को रिक्यूज कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, बेंच फॉर्मेशन से मुख्तलिफ लॉ पॉइंट्स पर इख्तिलाफ हो रहा है। मैं आपसे इत्तफाक करते हुए आपसे इत्तफाक नहीं करती काशिफ, बिकॉज एक चीज होती है डाइवर्सिटी और ओपिनियंस का स्पेस बनाना, गुंजाइश बनाना, दूसरी चीज होती है साख मुतासिर हो रही हो आपके कॉलीग्स की, चीफ जस्टिस की, खुद अपने ब्रदर्स ही सवाल उठा रहे हो, क्रेडिबिलिटी और इख्तियारात के ऊपर बात हो रही हो। सर, ये वेरी फाइन लाइन है, इसको देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। बट ये अच्छी बात है ना, देखिए पहले कोई नहीं करता था और अब ये हो रहा है। दिस इज अ गुड साइन इन माय व्यू। देखिए ये डिवाइडेड बेंच इज अ गुड साइन। एक कमजोर सुप्रीम कोर्ट जो दिख रही हो, जिसके ऊपर अटैक कर रहे हो पॉलिटिशियंस, हुकूमत के वक्त अटैक कर रही हो, इज अ गुड साइन। ये कमजोर सुप्रीम कोर्ट नहीं है।
काशिफ हेल्दी ये कमजोर सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हेल्दी डिबेट तब है अगर जजेस डिफर पॉइंट ऑफ लॉ पे इख्तिलाफ करें के ऊपर। एब्सोल्युटली केस है उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन लेकिन अगर वो प्रोसीजर पे एतराज कर रहे हैं, अगर वो फॉर्मेशन ऑफ बेंच के ऊपर एतराज कर रहे हैं, सीनियर जजेस को हटाने पे एतराज कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट हेल्दी, दैट इज अ स्प्लिट, दैट इज अ डिवाइडेड इंस्टीट्यूशन। एक केस के ऊपर चार जजेस डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करें, इट्स वेलकम। लेकिन अगर आप इस बात पे बहस कर रहे हैं कि सीनियर जजेस क्यों नहीं है, देखिए मैं तो खुश हूं ये बहस हो रही है। You want the इससे split कानून to come बनेगा, out इससे in the प्रोसीजर्स open. बनेंगे। नो, मैं ये चाह रहा हूं कि इसका आउटकम क्या होगा। बिल्कुल। इसका आउटकम होगा प्रोसीजर्स अतर बनेंगे। मिनल्ला साहब ने अपना नोट दिया हुआ है, आप उससे नोट देखें। अतर मिनल्ला ने, मैं डू हैव 10 सेकंड्स, आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट समथिंग। अतर मिनल्ला साहब का जो नोट है उस पर उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 176 डिस्क्राइब करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस और जो जजेस जितने नोटिफाई होते हैं प्रेसिडेंट से, यानी कि फुल कोर्ट। फिर वो बात 184(3) में कहते हैं कि वो 184(3) कहता है द सुप्रीम कोर्ट शैल, अगर वो कंसिडर करता है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तो सुप्रीम कोर्ट शैल डिसाइड कि मैटर जौन सा है वो 184(3) के तहत सुनना चाहिए। उनकी इंटरप्रिटेशन ये, और उन्होंने कहा है अपने नोट में कि ये भी आप फैसला कर लें कि 184(3) फुल कोर्ट ही डिसाइड करेगी और फुल कोर्ट को ही सुनना चाहिए, और ये इसमें 176 और 184(3) को कोर्ट करते हैं। ये बड़ा लेजिटिमेट एतराज है। जैसे आपने कहा एक बात अच्छी हुई है, ये भी फैसला हो जाना चाहिए ताकि कोई भी इस बिल्कुल हो जाना चाहिए सर, ना बने। बिल्कुल होना चाहिए। सर अभी प्रोसीजर सेटअप करें ना जी। सर अभी मसला हमारा इदारों के तकद्दुस का है। अभी हमारा इस मुल्क के अंदर हु विल लीड द ब्लाइंड, सवाल ये है, मसला ये है काशिफ कि जब आप हाजिर सर्विस जज साहिबान की कनपट्टी के ऊपर तोप रख देंगे और डंके की चोट पे रखेंगे और आम बाजार में रखेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो फिर तो ये केओस खत्म नहीं होने वाली ना। ये बेचैनी, बेयकीनी जो मुईशत के ऊपर ममफी असरात। मेहर, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रिएक्ट करेगी, अगर एक बंदा उठ के 2 सिटिंग जजेस को कहे आप करप्ट हैं, कॉम्प्रोमाइज हैं, एंड द कोर्ट लुक्स द अदर वे, तो फिर तो आप इंकरेजमेंट देंगे ना, फिर तो आप इंकरेज करेंगे कि चलें अगली बार आप और बड़ी बात करें। कहीं तो कोर्ट्स को भी अब लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। जी काशिफ, देखिए इसमें दो चीजें हैं। आप एक साइड देख रहे हैं कि जो जहां उन्होंने 2 जजेस की तनकीद की है, एक उन्होंने इसी जुमले में जहां वो तनकीद कर रही थी जजेस पर, कुछ जजों की तारीफ भी बहुत ज्यादा की है, जो दोनों साइंस बहुत बुरे हैं इस कोर्ट के लिए, कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को का आकर कहना ये 2 बहुत अच्छे जज हैं, ये 2 बहुत बुरे हैं, इसका जवाब क्या होगा? कोई दूसरा लीडर उठ के कहेगा कि जिसको आप बुरे कह रहे हैं ये दोनों बड़े अच्छे जज हैं, और जिसको आप अच्छा कह रहे हैं ये दोनों बड़े बुरे जज हैं। ये ठीक प्रेसिडेंस नहीं, ये मिसाल अच्छी नहीं बन रही। देखिए सियासतदानों को खुद भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। देखिए एक ऑडियो टेप आ गई है, मैं बार बार इसके ऊपर एक मिसाल देता हूं कि अब आपने ये फैसला करना है कि उस ऑडियो टेप के कंटेंट्स को सीरियस लेना या नहीं लेना। ये नहीं हो सकता कि आज ये ऑडियो टेप जज साहब ये आई है और आप कहेंगे जी ये ऑडियो टेप तो साइड पे कर दें, लेकिन कल कोई दूसरी ऑडियो टेप किसी और के बारे में आए और आप कहेंगे जी इसको हम सीरियस लेंगे। लेट्स मेक अ रूल, हर ऑडियो टेप को टेप रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, पकड़े जो रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसके कंटेंट्स को सीरियस लें। सो एक तो जो तनकीद है वो तो समझ आ रही है कि उसमें गुफ्तगू किस किस्म की है, नौइयत क्या है उस गुफ्तगू की, लेकिन मैं मालिक साहब से इत्तेफाक करता हूं। देखिए आखिर कब तक, अगर आप इसके ऊपर बंद नहीं बांधेंगे तो कल दूसरी पार्टी उठ के अपनी मर्जी के 4 जजेस की तारीफ करेगी और मुखालफत करेगी या तनकीद करेगी बाकी के 4 या 5 जजेस पर। यह तो इदारा धड़ाम से गिर जाएगा। आपने देखा जब इमरान खान साहब ने जज ज़ेबा साहिबा के बारे में जब जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको बुलाया गया कंटेम्प्ट में, न सिर्फ उन्होंने वहां माफ़ी नहीं मांग रहे थे, मंगवाई माफ़ी, बल्कि वो जाके उनकी अदालत में माफ़ी मांग के आए। उसके बाद से एहतियात बरती है उन्होंने अदालतों के ऊपर बात करने की। अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे, देखें ये बड़ी डेंजरस स्लिपरी बड़ा सोच समझ के स्लिपरी स्लोप। मालिक साहब मेरा मतलब है कि किधर हम लगाम डालेंगे। ये मैं एक बात कह दूं, मैं लार्जली रिस्ट्रेंट के हक में हूं कि जब बात हो तो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए अदालतों को, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये आज दूसरा दिन हो गया जिसमें ये बहस हो रही थी। हालांकि मैं ये मानता हूं कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए अक्सरियत मौके पर, पॉलिटिकल है, लेकिन ये भी सियासतदानों को देखना चाहिए कि किस हद तक ये ना हो कि ये हद ही क्रॉस कर जाए।
जी मालिक साहब, लास्ट वर्ड्स इस पूरे नैरेटिव और पांच के गैंग के अंदर बाजवा साहब का जिक्र बिल्कुल निकल चुका है। क्या वो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो चुके हैं तमाम कंस्पिरेसीज से? अभी लेट्स कीप इट ऑन दिस इशू, बड़ा सीरियस है। आई थिंक चीफ जस्टिस साहब को इंश्योर करना चाहिए कि वो किसी कंट्रोवर्सी को डीपन ना होने दें, किसी को बहाना ना दें, किसी को कोई एक्सक्यूज ना दें इसमें से स्क्वीज आउट करने का। और उसका बेस्ट चीज़ ये है, कॉल द ब्लफ। अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे ये कहती है कि जी इंसाफ तभी नज़र आता है अगर फुल बेंच हो और उसका फैसला हमें कबूल है, 5 मेंबर बेंच या 6 में पिक एंड चूज हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? सर फर्क पड़ता है मालिक साहब। आप कह रहे हैं कॉल द ब्लफ, आप कह रहे हैं कि उनके दबाव में आके जो कहा जा रहा है वो डिलीवर कर दिया जाए। आई अंडरस्टैंड कि आइडियल सिचुएशन फुल बेंच है या सीनियर मोस्ट 9 रुकनी है, एब्सोल्युटली। शायद आज नहीं है ना सर, जो सही बात है, शायद इस यूनिट इंचार्ज जजेस में आप 2 जजेस डालें, वो कहते हैं फुल कोर्ट। मुझे आप बताएं फुल कोर्ट में फेयर इनफ सर, मगर आप फुल कोर्ट बनाते हुए भी ये सवाल उठाएं कि आप अपने कॉलीग्स को स्टैंडर्डाइज कैसे होने दे रहे हैं कि आप फुल बेंच बनाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फुल बेंच बनाएं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 2 चीजें नहीं है मालिक साहब। आप फुल कोर्ट बेंच भी बनाएं, मगर आप इस तरह की गुफ्तगू की इजाजत कैसे दे सकते हैं? इस वक्त पहले मेहर पहले आपको करंट इश्यू एट हैंड देना है। ये मुल्क को बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में डाल सकता है। और अगर आपको ये नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास हो जाए, एक एनार्की हो जाए, पहला काम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही शुड इंश्योर कि कोई भी कोर्ट को फंसा ना सके, एक इम्पास के अंदर एक एनार्की ना फैला सके। ठीक है, अगर उसके अंदर एक स्टेप लेते हैं, फुल कोर्ट आता है, जो उनके खुद अपने जजेस कह रहे हैं फुल बेंच बना दें, तो आज आप कह रहे हैं कि हम एनार्की से सर आप कह रहे हैं मालिक साहब, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, रिजॉल्व करें। आप कह रहे हैं हम एनार्की से 2 कदम पीछे नहीं गए, मगर इस रिकॉन्स्टिट्यूशन में 5 रुकनी बेंच के अंदर हम एनार्की की तरफ 1 कदम आगे जरूर बढ़ गए। यस, अगर गवर्नमेंट फैसला नहीं मानेगी तो एब्सोल्यूट एनार्की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ अब्बासी और मोहम्मद मालिक हमारे साथ मौजूद थे। मुकम्मल एनार्की होगी हुकूमत अगर फैसला नहीं मानेगी। ये आज का पाकिस्तान है नाजरीन, जब हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना माने। लेकिन ये आज ही का पाकिस्तान है कि जहां 1965 और 1971 की जंग में मुल्क का दिफा करने वाले, सीने पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर फौज और दिफाई मामलात पर तजर्बा देने वाले 80 साला साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब को इदारों के खिलाफ उकसाने और नफरत फैलाने के इल्जाम पर सुबह 1 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, थाना रमना में मजिस्ट्रेट अवैस खान की मुद्दत में दर्ज FIR में उनके खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफात 153A और 505 शामिल की गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब को 153A नफरत अंगेजी फैलाने की दिफा उन पे लगाई गई है, जो कि नाकाबिल जमानत है और इसकी सजा 5 साल कैद और जुर्माना है, जबकि दिफा 505 इदारों के खिलाफ उकसाने की दिफा है जो नाकाबिल जमानत है और इसकी सजा 3 साल कैद और जुर्माना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज अब्बास शाह ने उनका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड आज मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में पूरे मुल्क में मुजम्मत की जा रही है। आज इमरान खान साहब ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में फैशिस्ट रजीम चेंज को बचाने के लिए आज़ादी और जमहूरियत को हैंडलर्स के जरिए तबाह किया जा रहा है। इमरान खान ने मजीद लिखा कि हर पाकिस्तानी के लिए यही ठीक वक्त है कि हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा हो और पाकिस्तान को गहरी खाई में गिरने से बचाए। ये पहला मौका है कि जब किसी फौजी जर्नैल को अवाम को उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इस मुल्क में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ भैंस चोरी के मुकदमात तो हमने बनते देखे हैं, मगर अब हालिया तारीख में बगावत और इदारों के खिलाफ उकसाने जैसे दिफात लगाकर मुख्तलिफ आवाज़ों को जेलों में डालने का ट्रेंड बन चुका है कि जिसके असरात कभी भी मुस्बत नहीं साबित हो सकते। नाज़रीन, यहाँ इमरान खान के खिलाफ 2013 में तौहीन अदालत की कार्रवाई का हवाला देना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक ने अपने दलाइल के आखिर में यह कहा था कि मुकदमा एक शख्स के बयान के गिर्द घूमता है और अदलिया का वकार किसी शख्स के कहने से मजरू नहीं होता। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया था। ये तो इदारों की तौहीन बयानात से होती है। ये कहा गया था ना तो इस मुल्क के अंदर जहन में रख लिया जाए कि इदारों के वकार को या उनकी तौहीन बयानात से होती है, और ना ही इदारों के खिलाफ नफरत किसी की टेलीविजन के ऊपर बैठकर अपनी ओपिनियन, अपनी राय शेयर करने से होती है, बल्कि इदारों के खिलाफ नफरत उनके कॉन्डक्ट से फैलती है। लेकिन जनरल अमजद शोएब की गिरफ्तारी से एक बात बहरहाल वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ और उनसे हमदर्दी रखने वाले तमाम तर लोग, उनके खिलाफ अब सख्त वक्त आ चुका है और इसके साथ साथ इस सख्त वक्त में इजाफा ही होगा।
वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। इस वक्त मुल्क में सियासी और मुआशी बेयकीनी अपने अरूज की जानिब गामजन है। IMF मिशन की वापसी को 17 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका। ज़र मुबादला ज़खायर में कोई काबिल जिक्र इजाफा नहीं हो सका। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान शुरू हो चुकी है और स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान जारी है। सिर्फ गुज़िश्ता 5 सेशंस के दौरान सरमायाकारों के 1 खरब 9 अरब रुपए से जायद डूब चुके हैं, जबकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की सरकारी कदर बेहतर हो रही है। लेकिन ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क एक बार फिर बढ़ रहा है कि जिसका खदशा हम मुतअद्दिद बार इसी प्रोग्राम में जाहिर कर चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी दिन ओपन मार्केट और इंटरबैंक में तकरीबन 9 रुपए का फर्क आ चुका था कि जिसमें आज मजीद इजाफा हुआ है। कराची की ब्लैक मार्केट में डॉलर 285 रुपए, पेशावर 290 और काबुल की ब्लैक मार्केट में 300 रुपए में दस्तयाब है। इसकी एक अहम वजह हुकूमत की तरफ से LCs के ना खोले जाने को करार दिया जा रहा है। इन्हीं LCs की बंदिश ने आलमी कोरियर सर्विस को मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को महदूद कर दे। जर्मन कोरियर कंपनी DHL ने 15 मार्च से इंपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस मुअत्तल करने का फैसला करते हुए कहा है कि डॉलर ना मिलने की वजह से ऑपरेशन चलाना नामुमकिन हो गया है और तमाम सारिफीन के लिए आउटबाउंड पार्सल को 70 किलोग्राम तक महदूद कर दिया जाएगा। और इसी मुआशी और सियासी बेयकीनी ने मुल्की बजट खसारे को भी बढ़ा दिया है कि जिसका तखमीना 62 खरब रुपए से जायद तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि 7 से 35 अरब रुपए IMF की डिमांड के तहत तमाम से इजाफी वसूल किए जाएंगे। नाज़रीन, टैक्सेस के साथ साथ इस मुल्क के बसने वालों पर हर नया दिन महंगाई के लिए हथौड़ों की सूरत तुलू होता है। इस वक्त एज वी स्पीक मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 40%, 40% है कि जिसमें बड़ा हिस्सा प्याज, मुर्गी के गोश्त, अंडों, चावल और खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से हुआ है। मुर्गी का गोश्त 800 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि आटा 125 रुपए फी किलो, दूध 210 रुपए फी लीटर, दही 320 रुपए। ये कुछ कीमतें हैं, कोई एक भी मुआशी अशारिया मुस्बत नहीं, कोई एक भी चीज ऐसी नहीं कि जिसकी कीमत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कमी वाक़ हुई हो। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब ऑपोजिशन में थे तो उनके पास 6 माह में मुईशत ठीक करने का गुड़ था। मैं खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैंने 72 साल में इससे बदतरीन पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं देखी। और ये आज ठाटे मारता हुआ समंदर आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान नियाजी रख देना। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शहबाज शरीफ कहा जाए या फिर इमरान खान, एक बात तो बहरहाल वाज़ेह है कि उनके बयानात और उनकी हुकूमत के दावों में तज़ाद पाया जा रहा है। हम आपके सामने शहबाज हुकूमत के एक अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कॉन्डक्ट रखते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 27 अप्रैल 2022 को बतौर वज़ीर ख़ारजा हल्फ उठाया और अदाद-ओ-शुमार को सामने रखें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब तक कमोबेश 22 बैरून मुल्क के दौरे कर चुके हैं, यानी कि हर माह 2 दौरे। और अगर कुल दिनों को देखा जाए कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्क से बाहर रहे तो उसकी तादाद 60 दिन यानी कि 2 माह से ज़्यादा बनती है। इन दौरों की तफसील आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा आप कर रहे होंगे। ये इन दौरों से अलग हैं कि जिनमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैरून मुल्क दौरों पर एक वफ़द का हिस्सा बन के उनके साथ गए। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कफ़ायत शायरी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बैरून मुल्क दौरों का खर्चा अपनी जेब से अदा करते हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हम उन्हीं की पार्टी के एक मिनिस्टर ने आज बताया काबीना में कि फॉरेन मिनिस्टर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। मगर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आम तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे से सफ़र करते हैं। सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ की एक ट्वीट के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस जेट पर सफ़र करते हैं यानी कि पाकिस्तान का, इसका फी घंटा खर्च 7 से 12 हज़ार डॉलर है। सिर्फ दौरा जर्मनी म्यूनिक के दौरान ये जहाज़ तकरीबन 19 घंटे तक उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा कि जिस पर कम से कम $1,23,000 और ज़्यादा से ज़्यादा $2,09,000 खर्च आया। पाकिस्तानी रुपयों में अगर इसको देख लिया जाए तो ये
रकम कम से कम 3.5 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 करोड़ बनती है। और जमा खर्च की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, आप खुद जमा तफरीक कर लीजिए और फिर देख लीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दौरों पर कितना खर्च किया, क्योंकि ये खर्च सिर्फ एक बैरून मुल्क दौरे का है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से जमा करवाए जाने वाले गोशवारे सच सामने इनेविटेबली ले आएंगे कि उन्होंने खर्च अपनी जेब से अदा किया या फिर आपकी जेब से। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।